नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। देश में कई ऐसे मुद्दे होते हैं ना, जिनको आप जैसे ही छेड़ दो, बस बात कर दो, सुर्खियां आ जाती हैं, विवाद हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं। उनमें से एक है जो आपने आहे बगाहे टीवी स्क्रीन पर, ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, सोशल मीडिया हर जगह सुना होगा, वो है लव जिहाद। ये मुद्दा अपने आप में बहुत व्यापक हो चुका है। तमाम शहरों से लव जिहाद की घटनाएं भी सामने आती रही हैं और आरएसएस जैसे तमाम संगठन लव जिहाद को रोकने के अपने अपने तरीकों से प्रयास करने की बातें भी करते हैं। इसी क्रम में सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी लव जिहाद रोकने के तरीके बताए, जिस पर आज हम एक सार्थक चर्चा करेंगे, जिसमें मेरे साथ कई जबरदस्त मेहमान जुड़ेंगे। उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस रिपोर्ट के साथ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है और समाज से इन्हें रोकने के उपाय करने को कहा है। भोपाल में स्त्री शक्ति संवाद में मोहन भागवत ने उन कारणों पर ध्यान देने को कहा जिसकी वजह से हिंदुओं की बेटियों को बहकाया जा सकता है। इसके लिए मोहन भागवत ने परिवारों के अंदर संवाद बढ़ाने की जरूरत बताई है। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है, तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है, और उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती है। इसलिए जब सभ्य शब्द जोड़ते हैं तो महिलाओं की भूमिका अधिक प्रमुख हो जाती है। अब ये भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए सामाजिक क्षेत्रों में वगैरह, तो इसके लिए 2 बातें आवश्यक है। इसके अलावा मोहन भागवत ने लड़कियों में सतर्कता और आत्मरक्षा की भावना के निर्माण पर भी जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि लव जिहाद के प्रति समाज में सामूहिक प्रतिरोध की भावना होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरा इशू ऐसा है जिस पर बात होगी तो अलग अलग लेवल्स पर जाकर अलग अलग मुद्दे और इसमें इंडल्ज होते हुए नजर आते हैं। अब मोहन भागवत जी ने तो अपनी बात रख दी। उन्होंने कहा कि घर से शुरू होगा। वैसे भी हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम करना हो तो शुरुआत अपने आप से करो, अपने आप यानी अपने परिवार से करो। बार बार लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद, ये प्रॉब्लम अगर सामने आ रही है और ये प्रॉब्लम इतनी व्यापक हो रही है तो कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। अब अगर आप इसको होल एंड सोल देखेंगे, बड़े स्तर पर देखेंगे, तो किसी भी प्रॉब्लम का ये एक बहुत ही लॉजिक सा बात नजर आ रही है जो मोहन भागवत जी ने कही। लेकिन इस पर भी अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर कोई इस मसले पर अपनी अपनी बातें तो रख ही रहा है। मैं भी अपने इस शो में कोशिश करूंगा कि जो सवाल आपके जहन में है वो मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रख पाऊं। जल्दी से मैं आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी नमस्ते, बहुत स्वागत। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार नेता भी जुड़ेंगे, मोहिंदर जी, उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा। योगी उमेश पुरी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि महंत हैं जूना अखाड़ा के। योगी जी, आचार्य जी, आपको मैं नमन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने इस 5 की पड़ताल के प्लेटफॉर्म में। नमस्ते, राम राम। मेरे साथ जाने माने इस्लामिक स्कॉलर जो अपनी बात रखते हैं, बहुत शानदार तरीके से बात रखते हैं, और वो बात रखते हैं जो ग्राउंड पर बिल्कुल साफ सुथरी सी नजर आए। मुमताज आलम रिजवी साहब मुझे नजर आ रहे हैं। आपका भी रिजवी साहब इस्तकबाल है मेरे शो पे, सलाम करता हूं आपको। लेकिन शुरुआत रत्नाकर जी मैं आपके साथ ही करता हूं। रत्नाकर जी, भागवत जी ने जो कहा सबने सुना, और मैं तो कह रहा हूं होल एंड सोल अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम यही तो कहते हैं कि खुद से शुरू करते हैं। कोई प्रॉब्लम बड़े स्तर पर आ रही है समाज की तो अपने घर से ही शुरू करते हैं। अब लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद को लेकर एक पॉलिटिकल वॉर तो हमने हमेशा से देखी है, लेकिन भागवत जी कह रहे हैं कि अपने घर से शुरू किया जाना चाहिए, घर में संवाद होना चाहिए और परिवार से ही चीज़ों को शुरू करना चाहिए। आप सरकार में भी हैं और संघ के साथ आपके क्या रिश्ते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो एक तरफ सामाजिक जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, एक मुखिया की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी। अब इस पूरे मसले को अगर सरकारी तंत्र के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूं तो कैसे आगे बढ़ेंगे अब? देखिए रोहित जी, अगर सरकारी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो लव जिहाद का मामला जो है वह पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर कोई इच्छा के खिलाफ अगर दूसरे धर्म में शादी करता है या इस तरह का कृत्य करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर की है। ठीक है। लेकिन अगर सामाजिक दृष्टिकोण से रोहित भाई अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से एक परिवार जो है अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, उनको
अच्छे संस्कार देता है, अच्छी शिक्षा देता है, अच्छी संस्कृति देता है, हम्म, तो उनका जो भरण पोषण अच्छे से होता है तो निश्चित रूप से वो बड़े होकर के वैचारिक रूप से वो बहुत ही विद्वान और ज्ञानी होते हैं और सामाजिक चीजों को समझते हैं और अपने माता पिता द्वारा सिखाए हुए हर बात को वो अपने जीवन में अमल में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये परिपाटी भी अभी पिछले 10-11 वर्षों से भारत देश में आपको देखने को मिला होगा कि नए साल में भी लोग अब गोवा और दूसरे अन्य स्थलों पे नहीं जा रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, बिल्कुल काशी में भी भीड़ देखा आपने बहुत। तो पिछले 10-11 सालों में जो ये परिवर्तन आया है, धार्मिक परिवर्तन या वैचारिक परिवर्तन आया है, उससे आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि हम समाज में उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं जहां पे हम अपनी संस्कार और संस्कृति को सहेज को आगे लेके चलने का काम कर रहे हैं। यही पहले की बात अगर कर लूं, जब हमसे पहले की सरकारें हुआ करती थी तो पाश्चात्य संस्कृति को इतना बढ़ावा देने का काम करती थी, इतना फुहड़ता जो है वो मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचा करता था कि वो जो है आप लोगों की मानसिकता जो है पाश्चात्य की मानसिकता जो है बनती चली जा रही थी। ठीक है। तो निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि हम अपने देश की संस्कृति को, विरासत को, संस्कार को, शिक्षा को इसको इस तरह से लेकर के चले कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो हमारे जो एक पहले के समय में गुरुकुल के संस्कार हुआ करते थे, वो संस्कार आज हमारे परिवार में। रत्नाकर भाई, आपने 1.5 से 2 मिनट बोला, मैं चुप रहा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, देश में एक ऐसा भी तबका है जो कहता है लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये परिभाषा गढ़ी है तो भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ी है। इस पर बताइए ना आप मुझे। अभी मैं जा रहा हूँ रिजवी साहब के पास, पूछूंगा उनसे। देखिए रोहित भाई, अगर मैं मुगलों से पहले की बात कर लूं, इस भारत देश में हिंदू हुआ करते थे और 100% हिंदू हुआ करते थे। ठीक है। मुगल आए तो मुसलमान बनाए, उसके बाद जब अंग्रेज आए तो ईसाई बनाए, उसके बाद जो सरकार आई कांग्रेस की तो उन्होंने एक बड़े षड्यंत्र के तहत लोगों को कन्वर्जन करने का काम किया। कहीं ना कहीं आज हम 140 करोड़ में सिर्फ 100 करोड़ तक सीमित रह चुके हैं। तो अगर ये चीजों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे, अगर हम कन्वर्जन को नहीं रोकेंगे, अगर लव जिहाद जैसे षड्यंत्र को निष्फल नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से जो एक जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो की जा रही है भारत के खिलाफ, उसमें जो है साजिश करता सफल होगा। और आज ये हमारी जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, संघ जैसे संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह के कन्वर्जन को रोके, और रोकने की बहुत कोशिश किया है और उसमें सफल भी हुए हैं हम लोग। ठीक है रत्नाकर, निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए, हमारे अगर ये विदेशी साजिश है तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी भारतीय चाहे वो रत्नाकर सिंह हो, रोहित पोखरियाल हो या रिजवी साहब हो, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को तो हम कभी सफल होने देंगे नहीं। रिजवी साहब, आपने सुना। रिजवी साहब, आप मुझे बताइए, लव जिहाद जो आहे बगाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह बातें आती हैं, आपका इस पर क्या नजरिया है? बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी। देखिए, जहां तक ये कि अपने बच्चों को समझाने की बात है, उनको शिक्षा देने की बात है, तो ये कोई गलत नहीं है। चलिए, सबको चाहिए, ये हर जगह होता है, इसमें कौन सी ऐसी बात है, कौन सी नई बात है? अच्छा, कौन से वालिदैन जो है वो नहीं सिखाते हैं, हमें बता दीजिए जरा से। ये कोई नई बात कर रहे हैं भाई? कौन से माँ बाप हैं जो बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते? मेरे ख्याल से शिक्षा हमेशा से रही है, कोई नई बात नहीं है। लव जिहाद जो है वो प्रोपेगेंडा है। जिहाद के नाम पे पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है। लव जिहाद के नाम पे ये एक नया एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वरना अगर देखिए, शादी ब्याह जब से ये तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि 10-11 साल तो हो ही गए होंगे मूवमेंट चलाए हुए लव जिहाद के। तो मतलब ये उससे पहले क्या लव जिहाद का मूवमेंट तो वो कहते नहीं, वो तो घर वापसी वाला फिलॉसफी पे रहते हैं। नहीं, घर वापसी भी तो ये टिकते नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए रोहित जी, घर वापसी के लिए क्या जरूरी है? अगर हम कलावा पहनेंगे, घर वापसी करेंगे तो अपना नाम बदलेंगे। अब ये क्या कहते हैं कि अगर हम कलावा पहन लें, नाम बदल लें, तो कहते हैं कि जिहाद करने आया है। ये झूठ बोल रहा है। अब साबित कोई कैसे करे कि हम ये बदल गए हैं? भाई, कोई ऐसी चीज दिखाने के लिए क्या चीज हो सकती है बताइए? अगर मान लीजिए मुमताज आलम रिजवी जो है वो पुरोहित बन जाए, अब कलावा पहन ले, तब भी मारते हैं। कहते हैं ये तो लव जिहाद करने के लिए सब पहन रहा है।
ये हमारे प्रोग्रामों में कलावा पहन के और टीका लगा के और नाम बदल के, तो ये हमारी बहन बेटियों को वर्गलाने के लिए आए। आप बताइए आप, तो कैसे साबित करें? तो ये ना आगे चलते हैं ना पीछे चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये महज जो है गुमराह करने की बात है। देखिए, सदियों से प्रेम परंपरा रही है। अगर हिंदू जो है लड़कियां मुस्लिम लड़कों से करती हैं, तो मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से भी करती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जामिन अली थे, उर्दू डिपार्टमेंट के पहले प्रोफेसर। ठीक है। और उनकी बेटी नासरा, जो हिंदी की बहुत बड़ी नॉवेल निगार हैं, उन्होंने डॉक्टर शर्मा से शादी की थी। अब आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये उस वक्त की बात कर रहा हूं, ये आजादी से थोड़ा से आसपास की बात, कि जब उस वक्त मतलब बड़ा सख्ती थी। प्रोफेसर आज भी नासरा शर्मा जी हयात हैं भी, डॉक्टर शर्मा का तो इंतकाल हो गया। मैंने दोनों का इंटरव्यू किया यही जेएनयू में। तो इस तरह की और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने बस नासरा शर्मा ने कहा कि हाँ थोड़ा गांव में हम जाते हैं तो वो होता है, लेकिन अब बताइए क्या करते हैं हम लोग अच्छी जगह पढ़ने लिखने वाले लोग थे, उस तरीके का परिवार मिला नहीं। और डॉक्टर शर्मा बहुत अच्छे थे, अपने शादी कर ली और नासरा शर्मा हो गई। आपने भी रोहित जी सुना होगा। सुना है। अब क्या कहते हैं कि ये कौन सा जिहाद है? अरे भाई, इस तरह की शादियां होती रही हैं। हमारे नकवी साहब देखिए बढ़िया फैमिली चला रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री जी हैं। क्या उन्होंने जिहाद किया था क्या? ना। वो ईद बकरीद नमाज भी पढ़ते हैं, ऐसे भी नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ सब ऐसे कई एग्जांपल हैं। बनाते हैं। आप जाते शाहनवाज हुसैन साहब है, सब है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन रिजवी साहब, प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी है अपनी मर्जी से। प्रॉब्लम तो तब आती है ना जब वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल रहीम नाम है, वो बताता है कि मेरा नाम रोहित है, वो कलावा बांधता है, फिर शादी करता है और शादी करने के बाद बताता है कि मैं तो रहीम हूं और अब तुम्हें इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो यहाँ है, वो कह रहे हैं यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। ये तो गलत है रिजवी साहब, ये तो गलत होगा। ये रोहित जी सही कह रहे हैं। देखिए, फ्रॉड तो नाम बदल करके चोरियां हो रही हैं, नाम बदल के डाका डाला जा रहा है, नाम बदल के तो बहुत, ये तो क्राइम है ना। ठीक है, इसका दीन से कहां लेना देना है? ये जिहाद कहां सिखाता, इस्लाम कहां सिखाता है कि धोखा दीजिए आप? तो जो धोखा दे रहा है वो दीन पे कहां है? जिहाद कहां से हुआ? जिहाद का मतलब झूठ बोलना थोड़ी। यही तो बात है रिजवी साहब, इसलिए तो मैंने कहा कि आप बात करते हैं तो ग्राउंड की बात करते हैं, और इसलिए मुझे अच्छा लगता है आप आ रहे हैं। एक ओपनिंग में ले लूं, मेरे साथ मेरे दो गेस्ट हैं, फिर ये प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए खोल रहा हूं। रिजवी साहब, योगी जी मैं आपके पास आ गया और मुझे मोहिंदर जी भी नजर आ रहे हैं। मोहिंदर जी नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग। तुरंत आ रहा हूं, 2 मिनट दीजिए बस। योगी जी, मैं आया आपके पास थोड़ा बाद में, क्योंकि देखिए आप तो जानते हैं सनातन परंपरा में आपका मान सम्मान वैसे तो मेरे गेस्ट जो भी हैं सबके लिए मान सम्मान है, लेकिन आपके लिए थोड़ा अधिक प्रेम भी है, मान सम्मान भी है, श्रद्धा भाव भी है, क्योंकि आपने जो भगवा ओढ़ रखा है ये महज एक कपड़ा नहीं है। मैं ये मानता हूं कि धार्मिक स्तर पर देश में कुछ हो तो भी आपको बात रखनी है, सामाजिक स्तर पर सुधार की बात हो तो भी आपको बात रखनी है। अब रिजवी साहब तो ये कह चुके हैं कि लव जिहाद सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। रिजवी साहब के जो वक्तव्य है, ठीक है, रिजवी साहब ने अपने विचारों को प्रकट किया है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, जब कोई मुसलमान रहीम है जी, मोहम्मद है, फैज है, फैजल है, जब वो अपना नाम हिंदू नाम रखता है, कलावा बांधता है, मस्तक पर तिलक धारण करता है और किसी हिंदू लड़की के पास जाकर वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेता है और हिंदू बताता है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना। शहनवाज हुसैन हो गए, मुख्तार अब्बास नकवी हो गए, ठीक है, उन्होंने नाम थोड़ी छुपाया था, अपनी आइडेंटिटी को बताकर वो लोग गए थे ना। अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाना। और जहां तक रिजवी साहब ने एक वक्तव्य दिया, मैं रिजवी साहब को जवाब देता हूं जी। ये लव जिहाद शब्द हमारा नहीं है, ये लव जिहाद शब्द हमारा नहीं। अगर केरल हाई कोर्ट के एक जजमेंट को पढ़ेंगे तो ये शब्द भी और जजमेंट भी केरल हाई कोर्ट से निकल कर आया था जी। ये उन्होंने लव जिहाद की व्याख्या की है केरल हाई कोर्ट ने, आप गूगल पर सर्च करेंगे सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए रिजवी साहब, ये हिंदुओं का प्रोपोगेंडा नहीं है, ये मुसलमानों का प्रोपोगेंडा। जब हिंदू धर्म की लड़की को मुसलमान झूठा प्रोपोगेंडा कर अपनी आइडेंटिटी को छुपकाकर उसको लेकर जाता है, तो वो सारी की सारी चीजें समाज के अंदर आती हैं। मैंने स्वयं ही
दिल्ली में बहुत सारे मुसलमान लड़कों को पकड़ा है। स्कूलों के बाहर जब लड़कियों की छुट्टी हो जाती है तो बाइक पर बैठते हैं, अच्छे अच्छे जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं और हाथ में कलावा होता है, मस्तक पर तिलक होता है, फैजान रमेश बन जाता है और हिंदू लड़की को फंसाता है। मैंने हजारों लड़के पकड़ लिए भैया। इसलिए आप जो ये बात बोल रही है प्रोपोगेंडा है, ये प्रोपोगेंडा नहीं है। कारण क्या है, असलियत बाहर प्रकट हो रही है। और दूसरी बात क्या, मोहम्मद रिजवी साहब, आप लोगों की जो एजुकेशन है ना, वो एजुकेशन मदरसे में हुई है और मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है मुझको उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग प्री प्लान्ड हैं। हम चीख चीख कर भी आपको अगर कुछ बातें बोलेंगे ना तो आप उसको नहीं समझेंगे, बिकॉज आपकी मानसिकता में वो भर दिया गया है। आप प्री प्लान एजेंडे को लेकर चलते हैं। आपका केवल एक ही लक्ष्य है रोहित भाई, मैं खुलकर बोल रहा हूं, एक ही लक्ष्य है, भारत को गजवाई हिंद बनाने के लिए जो कुछ कर सकते हो करेंगे, अंतिम तक करेंगे। ये सब पाखंड बंद कर दीजिए, सही सही काम कीजिए। क्लियर है, पाखंड करने की बजाय मैं इतनी देर से चुप रहा, मैं इतनी देर से बकवास सुनता रहा। ये सब पाखंड बंद कर दीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए और जो आपका काम है वो काम कीजिए, तभी लोग, नई नस्ल जो है वो सही रास्ते पर चलेगी। ठीक है। आप लोग असल काम तो कर नहीं रहे हो, लोगों के बीच में जा नहीं रहे हो। आप जो है एक तरफ घर वापसी करवा रहे हो, दूसरे के लोग नाम बदल रहे हैं। अच्छा, हम घर वापसी करेंगे, घर वापसी के लिए क्या चाहिए? घर वापसी हम कर रहे हैं, क्या चाहिए? और दूसरी चीज आपने कहा कि वो प्रेरणा में आया तो लव जिहाद, बहुत अच्छी बात बोली है, किस अदालत ने फैसला दिया? मार्गदर्शन करना चाहिए। अच्छी बात है। आप कहते अरे हो, इतने बड़े नेशनल चैनल पर कहते हो, बैठो जरा ये तो बता दो कि भैया जो लोगों की जिम्मेदारी एक्सरे की रिपोर्ट लिखा था किसी के डॉक्टर को, वो आरटीआई बताइए। ये आप अपने नई नस्ल को गुमराह कर रहे हो। इस्लामिक स्टूडेंट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, इस पर मुझे तो लग रहा है योगी जी, रिजवी साहब भी उनका विरोध करेंगे। मुझे लग रहा है जो देश को कमजोर करने का काम करेगा, रिजवी साहब भी उसके खिलाफ बात रखेंगे ना रिजवी साहब। अगर कोई देश को कमजोर करने का काम कर रहा है, मैं आप दोनों को मौका दे रहा हूं। बस एक मोहिंदर जी से मैं सवाल ले लूं, एक सवाल मोहिंदर जी से हो जाए, उसके बाद सारा ओपनिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म। मोहिंदर जी प्लीज आप मुझे बताइए। देखिए, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि लव जिहाद को लेकर सशक्त कानून बनाया, सरकार जो है इस तरह की चीजों पर आगे नहीं बढ़ेगी, लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई दिक्कत होगी तो हम उनको पकड़ लेंगे। पहले आप मुझे बताइए, आप मानते हैं कि लव जिहाद नाम की चीज है कहीं पर, ग्राउंड पर कोई लव जिहाद नाम की चीज है? क्योंकि रिजवी साहब कह रहे हैं लव जिहाद कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है बस। योगी जी कह रहे हैं मैंने खुद कईयों को पकड़ लिया है। तो आप मुझे बता दीजिए कि ग्राउंड लेवल पर है कि नहीं है लव जिहाद? आप मानते हैं, कांग्रेस मानती है कि नहीं मानती? रोहित जी, आज मेरा ख्याल है कि कांग्रेस और बीजेपी किसी राजनीतिक पार्टी को छोड़ के आपने बड़ा अच्छा सामाजिक विषय आपने लिया है जी। इसमें हम किसी भी पार्टी के ऊपर न जाके ये देखें कि देखिए, ये शुद्ध और शुद्ध एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, धोखाधड़ी का। ठीक है। कोई आदमी अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो जी, अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी को धोखा देता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और इसको अपराध की श्रेणी में ही लिया जाना चाहिए और उसी के हिसाब से टैकल करना चाहिए। जब आपने कहा सामाजिक बात आज जो चल रही है हमारे भारतीय समाज में, हिंदू समाज में, आज काफी अरसे से हो गया कि हमारे कोई ऐसा पथ प्रदर्शक, हमारा साधु या कोई बड़ा नेता अभी आया नहीं। आज 50 साल से मैं देख रहा हूं, किसी साधु या किसी बड़े नेता ने, राजनीतिक दृष्टि से बहुत से लोग आए, लेकिन सामाजिक दृष्टि से दिशा निर्देश देने वाला या लोगों को समझाने वाला कोई व्यक्ति आया नहीं। तो अब समूह को ही काम करना पड़ेगा। अब समूह क्या है? समूह सरकार होती है और समूह होती है राजनीतिक पार्टियां या फिर जो हमारे सामाजिक संगठन है, साधु समाज है, हर धर्म का अपना अपना समाज है, मौलवी है, पादरी है, सब है। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि किसी भी धर्म ने, मैं हिंदू नहीं, किसी भी धर्म ने ना तो दहेज प्रथा के खिलाफ कुछ कहा, हालांकि सिख धर्म में जरूर कहा गया कि भाई शादी ऐसे होगी वैसे होगी और लिया दिया नहीं जाएगा। किसी ने भी दहेज प्रथा के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। नशा चल रहा है आज, हमारा जो युवा पीढ़ी है भयंकर नशे की चपेट में है। दो चीजें हैं उसमें, एक सरकार को रोकना है, कानून व्यवस्था का पालन कराना है कि नशे की चीजें हिंदुस्तान में ना पहुंचे। दूसरा जो कारण है वो ये है कि भाई दिशा निर्देश आज युवा को देने वाला कोई है ही नहीं। परिवार बचे कहाँ हैं?
रोहित जी, परिवार में जब बड़े बूढ़े साथ होते थे तो परिवार में उनको संस्कार मिलते थे, गलत काम क्या है, सही काम क्या है। आज जब परिवार ही टूट चुके, माँ बाप को समय नहीं है, बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उनको पालने वाले कौन है, कर्ज में पढ़ रहा है या नौकरानी पढ़ा रही है, तो बच्चे फिर ऐसे ही पढ़ेंगे। मैं अपना बता दूं आपको कि मेरे बेटी के जो बच्चे हैं उनको मैंने संस्कार देख के हैरान रह जाता हूँ। मियाँ बीवी दोनों चाहते हैं, मेरा दामाद और बेटी नौकरी पे जाते हैं, पीछे से बच्चे की हरकतें देख के मुझे असामान्य लगता है। अभी तो 5 साल का भी नहीं हुआ, असामान्य लगता है। जब मैं असामान्य कह रहा हूँ मतलब असामान्य है, उसकी हरकतें, उसकी बातचीत एक छोटे बच्चे के समान है नहीं। ये जो भारतीय समाज को कहीं, ये मेरे साधु महंत बैठे हैं, जनाब आप आगे आइए, आपको मौलवियों को इनको समझाना चाहिए कि हिंदुस्तान एक है, जो कि हमारा संविधान हम सबको एक रखने की एक सीख देता है कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं। तो अगर कोई मौलवी भी कहेगा, कोई साधु समाज से कहेगा, कोई सिख समाज से कहेगा, कोई प्रीस्ट कहेगा, तो वो सभी नौजवानों के लिए कहेगा, वो ये तो नहीं कहेगा कि अपने समाज के लोगों के लिए। ये जो बीमारी आप लव जिहाद पे में आता हूँ, देखिए एक ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई भी हो, आज एडवर्टाइजमेंट से हो, यूट्यूब पे हो, दुनिया जहान में हो, ये ज्यादातर जानकारी मिल रही है कि भाई मुस्लिम लड़के जो हैं वो अपने आप को आइडेंटिटी छुपाकर और लड़कियों को, हिंदुस्तानी लड़कियों के साथ जो भी करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। सही है, ये बहुत पकड़ में आए हैं और इसकी सूचनाएं इतनी मिली हैं कि कहीं ना कहीं हमें विश्वास करना पड़ेगा कि सूचना तंत्र इतना झूठा नहीं हो सकता जो इन चीजों को कहे। और किसी हिंदू लड़के का किसी मुस्लिम लड़की के साथ ऐसी चीज सुनने में नहीं आई। सुन लिए तो जब बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसे रोकने के लिए और कहीं कहीं इसको सोचने के, मेरे दोस्त इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, थोड़ा आप भी समझाइए कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू लड़के की मुसलमान लड़की से, मुसलमान लड़के की हिंदू लड़की से शादी पे कोई प्रतिरोध नहीं है, बशर्ते कि वो एक कायदे कानून के साथ तरीके से किया जाए, परिवार के परिवार के मैंने तो पूछा था मोहिंदर जी कांग्रेस का स्टैंड, मुझे तो क्लियर स्टैंड मिल गया, 2 चीजें निकल कर आ गई। आप सुनिए मेरी बात मोहिंदर जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूं अभी। मोहिंदर जी पहले तो मुझे बताइए खाते क्या हुआ? आप मुझे बता रहे हो कि आपकी एक 5 साल की नाती है, आप नाना बन चुके हैं, ये भी बढ़िया बात है यार, एकदम जवान लग रहे हो मोहिंदर जी आप। मुझे कौन कहेगा कि आपको कोई नाना कहता होगा? अरे जनाब मेरे पोता भी है। अरे वाह, मेरे बेटे का बेटा हुआ है, इतने सालों से आप बैठे हैं साथ में। हाँ, तो ये अच्छी बात है। और दूसरा क्या, ये तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया मोहिंदर जी, लेकिन दूसरा ये मतलब आप भी जो मोहन भागवत साहब कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मोहन भागवत जी से मेरी एक ही शिकायत है। हाँ, क्या? कि वो जब एक निर्देश देते हैं तो वो एक हिंदूवादी होने का लगता है। अगर आप हैं और भारत देश के नौजवानों के लिए आप जैसे कि वो क्लेम करते हैं कि मैं देश की एकता में रखना चाहता हूँ, किसी बीजेपी के साथ मुझे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, आरएसएस को, तो भाई आप ऐसी बात करें, नशे को रोकने की बात करिए, कूड़ा जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं सफाई रखिए, इन चीजों पे भी ध्यान दीजिए। और समाज में जो गंद फैला है इसको दूर कर, वो फिर ये टारगेट ना करें कि सिर्फ हिंदू ऐसा करें। वो कहते हैं हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। अरे भाई हिंदुस्तान में ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए 140 करोड़ तक तो आपने पहुंचा दिया जनाब। अब कुछ और बात करें। ठीक है जल्दी से रिजवी साहब कर सकते हैं। रिजवी साहब अब देखिए, हाँ बोलिए कंक्लूड कीजिए। मजा ये है कि ऐसे आदमी की जितनी पहुंच लोगों तक हो और जिसे लोग सुनते हो, समझते, वो मोहन भागवत जी उन लोगों में से हैं। ठीक है, एक बड़ा समाज का तबका उनकी बात मानता है, तो उनको ऐसी बात कहनी चाहिए जो सबके हित में हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए आप संघ की भी कितनी ज्यादा वो हो गई है कि अभी दिग्विजय सिंह जी ने भी किया, मोहिंदर सर भी कह रहे ठीक ही कह रहे हैं, शिकायत है उनसे, कोई बात नहीं, शिकायत अपनों से ही होती है। रिजवी साहब देखिए, अब तो कांग्रेस, मोहिंदर प्रकाश जी ने भी बताया कि ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से आरोप तो यही लग रहा है कि बड़े बड़े मौलाना ही तो बोल रहे हैं कि लव जिहाद करो, और गजवा हिंद का जिक्र यहाँ पर योगी जी ने भी किया। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ ना कि ये गजवा हिंद तो मुगलों के दौर में नहीं हुआ, तो आज क्या होगा। दूसरी चीज ये कि जो मुगल की बात कर रहे थे, तो मुगल से पहले सल्तनत काल था। ये लोग पता नहीं क्यों बाबर से ही सब कुछ शुरू कर देते, इनको हिस्ट्री नहीं पता है किसी को। अरे भाई सल्तनत काल उससे थी, बाबर ने किसी हिंदू राजा को नहीं हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत में 1526 में। ठीक है, तो ये लोग तो पहले समझे। पहले दूसरी चीज ये कि देखिए अभी बड़ी अच्छी बातें हुई हैं
देखिए, नाम छुपाने की बात हमने कहा ना कि ये फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड हर जगह हो रहा है, हर जगह चोरी चमारी लूट डाका सब चीज हो रहा है। बैंकों में कितना नाम छिपा के सब कुछ हो, ये तो क्राइम चल रहा है। लेकिन जो अच्छी शादियां हो रही हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे शादी कर रहे हैं, वो स्कूल के पढ़े लिखे होते हैं, स्कूल में क्लासमेट होते हैं, एक दूसरे को वो जानते हैं, समझते हैं, और उसके बाद वो शादी करते हैं। और ये हमने कहा कि ये दोनों, हमने मिसालें भी दी बहुत सारी, हाँ, ये मौजूद हैं। बाकी जो लोग करते हैं फ्रॉड है। और रिजवी साहब, अगर कोई बड़ा व्यक्ति, मैं किसी का नाम क्या लूं, रिजवी साहब, अगर कोई बड़ा व्यक्ति एंडोर्स करे कि लव जिहाद करो, ये भी तो गलत है, उसके खिलाफ तो आपको आना पड़ेगा। नहीं, जो ये लव जिहाद देखिए कौन कर रहा है, ये तो इनका तो ये मामला है, ये कह रहे हैं कि मूत जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है, सिविल सर्विसेज जिहाद हो रहा है। इन्होंने हर चीज को जिहादी बना दिया, इन्होंने हर चीज को जिहाद बना दिया। अब ये इतना गोल गोल इन्होंने घुमाया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई कौन जिहाद है कौन जिहाद नहीं है। तो ये इनको असल में, मैं सही बात कर रहा हूं कि जो इन लोगों को काम करना चाहिए था ना अपने नई नस्ल में, जो उनको पाठ पढ़ाना चाहिए, वो इन्होंने किया नहीं। ये सब लग गए पैसे कमाने में। सब आपने कि बड़ा बड़ा मठ बन जाए और उसके बाद हम राजनीति में कूद पड़े। तो चूंकि योगी आदित्यनाथ जी बन गए, कई और आरएसएस के अच्छे लोग बन गए, अब इनकी सारी मुहिम वो है। और इनको ये लगता है कि जितना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे, उतने बड़े हम नेता और बाबा बन जाएंगे। ये बाकायदा मुहिम चल गई है। तो इससे नहीं होता है। देखिए, संस्कार से लोग बड़े होते हैं। योगी जी 30 सेकंड दीजिए बस। बड़े संस्कार, योगी जी 30 सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। मुझको कोई नेता बनने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मुझे कोई नेता बनने की आवश्यकता नहीं है। 90 करोड़ हिंदू मेरे साथ है, मेरा समर्थन करता है, अपने समाज के ऊपर कूदता हूं, छाती चौड़ी कर बात करता हूं। अब आप समझ गए, मैं अल-कायदा और हमारे जैसे संगठनों की पीठ के पीछे जाकर काम नहीं करता। मैं अल-कायदा जैसे मोहम्मद और हमारे जैसे आतंकवादी संगठनों की पीठ के पीछे सारा लेकर काम नहीं करता। मैं हिंदू समाज का अंग हूँ, भारत में रहता हूँ, जूना खाने का सन्यासी हूँ, छाती चौड़ी कर हिंदुस्तान में रहकर अपनी बात को रखता हूँ। और रिजवी साहब, जहाँ तक हमारी नई जनरेशन को हमें सिखाना है ना, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कुछ हासिल होने वाला नहीं। आपकी नई जनरेशन तो दीजिए, हम आपके साथ हैं। आप इस पर सही शिक्षा दीजिए, सही शिक्षा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर उनको एक्सरे लिखना था, वो RDX लिख रहे हैं। जरा इस पर भी तो कुछ बोलो, उस पर तुम्हारा मुंह से जाता है। सुनने में आ रहा है, क्योंकि रोहित, जब मैं रिजवी साहब के सामने आता हूँ तो मैं सच बोलता हूँ, और रिजवी साहब कहना बड़ी भयंकर लाल मिर्च लग जाती है। इनकी एक समस्या बड़ी है, इसलिए बहुत सारे चैनलों में उन्होंने मेरा बायकॉट कर रखा है, आते ही नहीं है। जहाँ मैं आता हूँ आते ही नहीं है, जहाँ योगी उमेशपुरी आएगा वहाँ जाएंगे ही नहीं। समझ हिंदू नहीं कहूंगा, क्योंकि सनातन 15% है जो मानते हैं, बाकी शर्म नहीं आती। अरे भैया हद करो यार, आप चुप करो। अच्छा योगी जी मेरी बात तो सुनिए, योगी जी और रिजवी साहब, योगी जी अगर रिजवी साहब कह रहे हैं, रिजवी साहब कह तो रहे हैं कि ये गलत है, और मैं तो ये भी मानता हूं, मैं इस्लाम धर्म का बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं सम्मान बहुत करता हूं, क्योंकि मैं एक सनातनी हूं, मैं सम्मान करता हूं इस्लाम का भी। मुझे नहीं लगता कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के, झूठ बोल के, अगर मेरा ये लक्ष्य होगा कि मुझे इस लड़के या इस लड़की को फंसाना है, मुझे नहीं लगता इस्लाम इसकी इजाजत देता होगा। देता है क्या रिजवी साहब? नहीं देता होगा। अरे कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। तो योगी जी अगर रिजवी साहब इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप दोनों साथ क्यों नहीं आ जाते? ये वर्सेस क्यों लगाना पड़ रहा है हमें? योगी जी और रिजवी जी, योगी जी अगर रिजवी साहब भी आपकी बातों के साथ सहमत हैं, वो अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना। रोहित जी, इस्लाम जो है वो सेकुलर धर्म है। मैं आपको बताऊं अब कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, सुनिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सेकुलरिज्म की परिभाषा जो दी जाती है मैं बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनुकुम वली दीन, हमारा दीन हमारे साथ है, आपका दीन आपके साथ है। ये क्या है? सेकुलर, यही तो है सेकुलरिज्म कि जो मजाक नहीं कर वो रहा, अपना दीन पे अमल करे। इसमें क्या दिक्कत है? ला इकराह फी दीन, दीन में किसी तरह का जबर नहीं है। अच्छा, जबरी करना होता तो अल्लाह सबको मुसलमान बना देता, फिर अलग अलग क्यों रहता? अगर अरे दीन नहीं है यार, ये अलादीन का चिराग है, सबको हिंदुए बना देता। ये दीन कुछ नहीं है, ये अलादीन का चिराग है। इन्हें घिसते जाओ, ये निकलते जाते हैं।
जिस दिन हमारे हाथ में ये दिया आ जाएगा ना, जिसे घिसा जाता है, मैं 7 समुंदर दूर गंगा जल में फेंक दूंगा। ये जिन निकल नहीं पाएगा इस्लाम का। ये जो जिन निकलता है ना इस्लाम का, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। रोहित जी, बिल्कुल प्रामाणिकता से बात कर रहा हूँ, मैं हंसी मजाक में कोई बात नहीं कहना चाहता। हमारे ये भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, गाय के लिए, गंगा माता के लिए, गौरी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है वर्तमान में। और रोहित जी, मैं बोलता हूँ, भारत ही नहीं, आज यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी हाहाकार मचा हुआ है। आज चिंता की बात देखिए ना रोहित जी, चिंता की बात देखिए ना, भारत के अंदर एक आतंकवादी, उसका नाम क्या, उमर खालिद, और न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी उसकी चिंता करता है। आप कल्पना करके देखिए ना, दुनिया में कहीं बिकता है, कल्पना करके देखिए ना, ये जहाँ जहाँ चले जाते हैं, जहाँ जहाँ बैठ जाते हैं, ये उस देश का नाश मार देते हैं। ये क्या है? ये दीमक है। किसी भी राष्ट्र की जोड़ो। आप दोनों की बातें आ गई, आप दोनों की बातें आ गई। मैं एक बार फिर से आऊंगा आप लोगों के पास, एक बार रत्नाकर जी के पास जाना मेरी मजबूरी हो जाती है। योगी जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। रिजवी साहब, आई कम टू यू। रिजवी साहब, आई कम टू यू। मोहिंदर सर, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। एक रिएक्शन ले लो, ओपनिंग के बाद गया ही नहीं मैं रत्नाकर भाई के पास। रत्नाकर जी, रिजवी साहब कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा है, दूसरा उन्होंने कहा जिहाद फोबिया है, आपको हर चीज में जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, ये शब्द रिजवी साहब ने कहे हैं इसी पैनल में। आपको जिहाद फोबिया हो चुका है? देखिए रोहित भाई, ये जिहाद शब्द जो है, लैंड, थूक और लव जिहाद, ये कहाँ से आए और किस लिए, ये समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है। अभी ये कह रहे थे रिजवी जी कि साधु लोग जमीन कब्जा करते हैं, मठ बनाते हैं, नेता बनने का शौक है। अभी हालिया में ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संशोधन लाया था सदन में, और वो था वक्फ संशोधन बिल लेके आया था, उसको पारित भी किया था। वो क्यों बिल लाने की जरूरत पड़ी और क्यों उसको पारित करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि लाखों जो जमीनें हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, सरकारी जमीनें हैं, किसानों की जमीनें हैं जिसके पेपर्स नहीं थे, उसको कब्जा करने का काम जो है इन लोगों ने किया था। इसलिए वक्फ संशोधन बिल को लाना पड़ा। लैंड जिहाद इन्होंने किया था और बाकायदे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत गरीबों मजलूमों के का हक मार करके उन पे कब्जा किया था। और वो कानून के तहत, चूंकि कांग्रेस पार्टी के जमाने में इस तरह का कानून बन गया जिसमें उनको संपूर्ण अधिकार दे दिया गया और जमीनों पे कब्जा करने का काम किया, तो लैंड जिहाद इस तरह से आया। ठीक है। अब थूक जिहाद कैसे आया वो भी जानने की जरूरत है। जब भी हम अपने कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जाना हो, तो पूरे रास्ते परिसर में ये लोग अपनी पहचान छुपा करके और वहां पे सामान बेचते हैं, पूजा का सामग्री बेचते हैं, फल फ्रूट्स बेचते हैं। और आपने देखा होगा कई इस तरह के वाकयात आए हैं, मामलात आए हैं, जहां पे वीडियोज आए हैं, जहां पे ये लोगों ने थूक लगा करके और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का, जो धार्मिक आदमी वहां से फल फ्रूट खरीदता है, जो खाना जाके खाता है, वह उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह की साजिश करते हैं। थूक जो है वहां से आया। रत्नाकर जी, ये बात पूरे मुस्लिम समाज के लिए है क्या? अभी रिजवी साहब कह रहे हैं आपका दीन आपका, मेरा दीन मेरा, सबको एक पैमाने में तोलना पड़ेगा हमें। रत्नाकर जी, देखिए रोहित भाई, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि सब लोग एक समान नहीं होते। लेकिन अगर एक मछली भी तालाब को गंदा करती है, वो बात सच है। अगर इनके धर्म में अगर अधिकतर लोग अपनी पहचान छुपा करके और गलत कृत्य में जो है पाए जाते हैं, तो ये कह रहे हैं ना कि 10% लोग अच्छे भी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उन 10% लोगों का कर्तव्य क्या बनता है, मैं ये पूछना चाहूंगा। उनका कर्तव्य ये बनता है कि बाकी जो नौजवान हैं, जो गुमराह हो चुके हैं, अपने समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनको सही रास्ते पर लाने का काम जो है इनका है। ठीक है। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ऊपर से डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। अरे शर्मा जी ने तो कर लिया था, तो ये वर्मा जी भी करेंगे। अब रोहान ने कर लिया तो रोहित भाई भी करेंगे। अरे ये किस तरह का तर्क है भाई? पहचान छुपाकर। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ रोहित भाई जी। देखिए, अभी आपको भी इस चीज का संज्ञान होगा कि कुछ दिन पहले ट्विटर का एक आंकड़ा रिलीज हुआ था। उस ट्विटर के आंकड़े में, इसमें सरकार ने आंकड़ा रिलीज कराया था, और उसमें यह देखा गया था कि हमारे देश में कुछ जो है दंगा फसाद या कुछ ऐसा अफवाह फैलाने का काम ट्विटर के माध्यम से किया जा रहा है। वो अपना आइडेंटिटी छुपा करके दूसरे लोकेशन से किया जा रहा है। कहीं पाकिस्तान से किया जा रहा था, तो कहीं दुबई से किया जा रहा था। तो
आखिर में इस तरह के भी आंकड़े आए हैं कि आपके ही समाज के लोग हमारे देश में दंगा भड़काने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके लोगों को बरगलाने का काम आपके समाज के लोगों ने किया है। तो आज आप उस चीज को क्यों नहीं स्वीकारते हैं कि अगर ये काम रुक जाएगा, अगर ये चीजें बरगलाने वाली समाज में नहीं होंगी तो लोग जो है गुमराह नहीं होंगे। और आप बोल रहे हैं ना कि इस्लाम में सेकुलरिज्म है, तो वो अल्लाह के नेक काम पे आएंगे और अल्लाह के राह पे चलेंगे, ना कि जो गलत काम में इन्वॉल्व होंगे। आपको मैं रिजवी भाई, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, मैं आज भी कहूंगा जब भी मौका मिले आपके समाज के जो गुमराह हुए लोग हैं उनको सही राह पे लाइए, उनको नेक रास्ते पे लाइए, अल्लाह के नेक रास्ते पे बताए हुए रास्ते अच्छी पे बात है। लाइए। रिजवी साहब, मैं आपसे रिएक्शन ले रहा हूं, मोहिंदर जी आइडियल्स बनाने की जरूरत ये तो गलत है, उसको जस्टिफाई थोड़ी करेंगे रिजवी भाई। मैं आ रहा हूं रिजवी सर आपके पास, एक मिनट बस मोहिंदर जी से ले रहा हूं। मोहिंदर जी प्लीज बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मोहिंदर जी देखिए रोहित जी, मैंने आपको धन्यवाद दिया था कि आज जो सामाजिक विषय है इसमें राजनीति के बारे में कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन रत्नाकर जी क्या करें, उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है, वो लेके आएंगे ही आएंगे राजनीति को। देखिए जनाब, हिंदुस्तान में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको टारगेट करो, जो बीजेपी को सिखाया जाता है। अच्छा। पहले नेहरू थे, दूसरे मनमोहन सिंह थे। नेहरू जी के विजन को इनको तोड़ना था कि नेहरू जी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ रहने का हमारे संविधान के अंदर एक प्रोविजन किया है भारत सरकार ने, और उसको हम चला कर लाए। ठीक है जी। मनमोहन सिंह जी ने, अगर मनमोहन सिंह जी को टारगेट 2009 के बाद इन्होंने सोच लिया था कि अगर मनमोहन सिंह जी को टारगेट नहीं किया गया तो हमें सत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि इस आदमी की जो इमेज है हिंदुस्तान में उसके बेस पे कांग्रेस हमेशा जीतती रहेगी। उनके बयान को तो हमेशा इनका तो कोट काम करता है है बीजेपी में लाना। अब रोहित जी, सबसे बड़ी बात आज के विषय की जो है लव जिहाद की, ये क्लियर कट एक लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। ठीक है, ये धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी किसी भी क्षेत्र में दी जाए, चाहे वो बैंकिंग के क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल के अंदर एक्शन लेती है, जो फर्जीवाड़ा है, अगर सरकार एक्शन लेती है, क्योंकि इससे पहले आपने कहा नेहरू जी, मनमोहन जी, मैं तो आजकल राहुल जी को सुन रहा हूं, वो बीजेपी कहती है राहुल जी जब जब बाहर जाते हैं वो बताते हैं माइनॉरिटीज खतरे में है, माइनॉरिटीज के राइट को कुचला जा रहा है। अब अगर इस दिशा में वो काम करे फिर आप बोलेंगे माइनॉरिटीज के राइट्स को कुचला जा रहा है। मोहिंदर जी, आप रोहित जी बताइए, माइनॉरिटी किसे मानते हैं आप? माइनॉरिटी किसे मानते हैं? हिंदुस्तान इतना विचित्र देश है। अच्छा, यहाँ कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जो हिंदू माइनॉरिटी में है। रेड्डी बताएंगे। मैं तो बता रहा हूँ, अभी माइनॉरिटी में जैन है, सिख है, किसको माइनॉरिटी? मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी वहां कह रहे हैं, आपके चोर की दाढ़ी में तिनका। राहुल गांधी जब माइनॉरिटी की बात करते हैं तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो पूरे देश में जहां हिंदू माइनॉरिटी में उन पर भी अत्याचार हो रहा है, जहां हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है, दूसरे लोग कम्युनिटी हैं माइनॉरिटी में, वहां भी अत्याचार हो रहा है। तो ये क्यों ले जा रहे हैं सीधे एक कैटेगरी की तरफ? तो अगर वो पूरे देश की बात कर रहे हैं ना, बाहर के प्लेटफॉर्म पे जाके भारत की इमेज बना रहे हो कि माइनॉरिटी सेफ नहीं है, चाहे वो हिंदू माइनॉरिटी हो, आप ये बताना, वो ये कह रहे हैं। आप मतलब आप एक ही तरफ क्यों निकाल रहे हैं उसका मकसद? मतलब आपका उद्देश्य उनकी स्टेटमेंट को राजनीति के हिसाब से लेना है ना। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ जी, राहुल गांधी जिस मंच पर गए थे जर्मनी में, अभी पीछे गए थे जी, वो मंच था दुनिया भर के अपोजिशन लीडर्स की एक मीटिंग थी। ठीक है, हर देश ने अपने अपने देश की सरकारों के बारे में, राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में बैठी उसके बारे में बातें कहे। वो तो किसी ने सुनाया नहीं। जो राहुल गांधी ने कहा वो सुना दिया। हर अपोजिशन पार्टी के लीडर ने अपने देश की, अपनी सरकार की राजनीति की बुराई तो मैटर करता है ना। मेरा लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कह रहा है, मैं तो सुनूंगा राहुल जी क्या कह रहे थे। वो जब उनका काम ही है सरकार की जो बुराइयां हैं उनको बुरा कहना, आप ये बताइए क्या उन्होंने सरकार की किसी अच्छी बात को बुरा कहा? उन्होंने माना कहा है कि सरकार ने आज तक कुछ अच्छा किया है? उन्होंने माना कहा है आज तक कि सरकार ने कुछ अच्छा किया है? आप ये बताइए रोहित जी, आप चाहे विदेश में जाके बोले चाहे हिंदुस्तान में बोले, आज तो बात हर जगह पहुंच जाती है, पूरे विश्व में पहुंच जाती है, कोने में कहीं बोल लीजिए आप। तो ये कहना कि विदेश में जाके कहते हैं, आप ये बताइए क्या सरकार जो काम कर रही है, ईडी का, सीबीआई का जो दुरुपयोग कर रही है, इलेक्शन ऑफिस का जो दुरुपयोग कर रही है, वो आंखों के सामने है। वो दुरुपयोग करना क्या मारना नहीं है? माइनॉरिटी में कांग्रेस को कर दिया,
आप ये देखिए, एक सत्ताधारी पार्टी 70 साल की, समझ गए, उसके नेताओं को उठाकर, अपोजिशन के नेताओं को उठाकर के आप जेल में डाल रहे हैं। बताइए, उनकी आज तक एक भी केस, रोहित जी मैं आपसे और रत्नाकर जी से पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही, एक भी केस ईडी ने किसी राजनीतिक पार्टी का क्या जेल में पहुंचाया है? अरे कोर्ट तक नहीं पहुंच रहा, कोर्ट में कभी एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई गई इन्होंने, और कोर्ट में केस को लेके पहुंच गए। अभी राहुल गांधी के केस में हुआ ना, कोर्ट ने कहा भाई आप यहाँ आ गए, आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई। ऐसे केसेस में जब आप राजनीतिक तौर पर दूसरों को तंग करने का प्रयास करते हैं, अपोजिशन को तंग करने का प्रयास करते हैं, तो माइनॉरिटी के ऊपर हमला इसी को कहते हैं। ठीक है, आप ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री ने कौन से इलेक्शन में उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया? जब राजनीति सत्ता पर बैठा आदमी, आपको मौका दूंगा, नॉन स्टॉप मौका, तो वो एक माइनॉरिटी के खिलाफ ही जाती है। वो हिंदू मुसलमान, वो हमारे आपके मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। दादा दो चीजें, दो चीजें, एक तो ये क्या था, वो कह रहे हैं कि राहुल जी सरकार की बुराई करे चलता है, लेकिन सरकार विरोध में, मोदी विरोध में देश विरोध हो जाता है। ये तो कई बार आप पे आरोप लगते हैं। वो कहते हैं हम हमारी बुराई करो, कोई दिक्कत नहीं है, भारत की बुराई मत करो, वो ये कहते हैं। दूसरा ये आप कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान नहीं किया, वो कह रहे हैं हम कहां करते हैं हिंदू मुसलमान। उज्ज्वला योजना आई तो क्या मुस्लिम घरों में सिलेंडर गए कि नहीं गए? नल जल योजना आई तो मुस्लिम इलाकों में नल गए कि नहीं गए? वो कह रहे हैं हम करते ही नहीं है। मैं सीधा रत्नाकर जी आपके पास आ गया। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने पहले मुझसे पूछा मोहिंदर जी ने माइनॉरिटी क्या होती है, तो मैंने बता दिया मुस्लिम माइनॉरिटी है देश में, सिख है, जैन है, पारसी है। तो उन्होंने बोल दिया कि आपने तो कांग्रेस को भी माइनॉरिटी बना दिया, कर दिया ना वो काम, तो वो उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, माइनॉरिटी बनाने का काम जो है या मेजॉरिटी देने का काम वो जनता करती है। और जनता सब देखती है और सुनती है, उसके हिसाब से ही निर्णय लेती है चुनाव में, और किसको माइनॉरिटी बनाना है, किसको मेजॉरिटी देना है, वो जनता करती है। रही बात ये, अभी मोहिंदर जी कह रहे थे, और हिंदुओं को, अल्पसंख्यक जहाँ पे हैं उन पे भी अत्याचार हो रहा है। ये बातें बड़ी अच्छी लगती है मुझे मोहिंदर जी की, जब ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन क्या ये बातें इनकी पार्टी लाइन में कोई करता है, ये मैं पूछना चाहूंगा। क्योंकि कल ही की बात है रोहित भाई, आपने देखा होगा कि इनके मीडिया प्रमुख जो है जयराम रमेश, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ठीक है, और भाजपा की नीतियों का जो है वो खिलाफ में वो जो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन किसी पत्रकार ने उनको पूछ दिया कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहीं पे खत्म कर दिया और उठ कर चले गए। तो ये लोग, जब हिंदुओं पे कहीं अत्याचार होता है, जब अल्पसंख्यक हिंदू होता है, तो उनके ऊपर कुछ भी बोलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब मुसलमानों के, अभी ये देखिए कह रहे थे ना कि हमारे लिए हिंदू भी कहीं अल्पसंख्यक है, मुसलमान भी है, सबके लिए सब। लेकिन रेवंत रेड्डी का आप बयान सुन लीजिए, मुसलमान का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब मुसलमान, यही है। और इनके लिए तो देश में संसाधनों में सबसे ज्यादा किसी का अधिकार है तो मुसलमानों का है। ये इनके मतलब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कह दिया था। तो इनके लिए मुसलमान ही सब कुछ है। अब ये बताएं, कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हैं, जल्दी कि प्रियंका गांधी जो है वो बैग, जब फिलिस्तीन में, जब गाजा पट्टी में जब मुसलमान मारे जा रहे थे, तो यही प्रियंका गांधी 20-20 ट्वीट करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय समाज पे इंग्लिश में ट्वीट करके और आवाज उठाने की कोशिश करती है, और बैग भी लेके फिलिस्तीन का सपोर्ट पे और संसद में जाती हैं। संसद के गलियारों में वो फोटो भी देखने को मिला। लेकिन आज जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो महज एक ट्वीट नहीं, और वो भी हिंदी में किया गया, सिर्फ ये दर्शाने के लिए, क्योंकि अगर इंग्लिश में कर देंगे तो इंटरनेशनली वो जो है एक्सपोज हो जाएंगे कि आप जो है किसकी तरफ हो, मेरी तरफ हो या उनकी तरफ हो। इसलिए उन्होंने हिंदी में एक छोटा सा ट्वीट किया। तो इनके लिए वही है कि इन मुसलमान का मतलब जो कांग्रेस, और कांग्रेस का मतलब मुसलमान। जहां जहां पे भी मुसलमानों पे अगर कहीं कुछ इस तरह के वाकयात होते हैं तो ये लोग पहले खड़े हो जाते हैं। अब ये बताएं मुझे, अगर उन्होंने ट्वीट कर दिया फिर क्या दिक्कत है? अब आप चाह रहे बैग लेके भी आए सदन में। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जल्दी से रोहित जी, मोहिंदर जी तुरंत आ रहा हूँ। अभी मोहिंदर जी अपना एक वक्तव्य दे देंगे। जो व्यक्ति यहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू में नारा लगाता है, वो उस व्यक्ति के लिए न्यूयॉर्क का मुल्ला मेयर जो है ममदानी, उसने उमर खालिद के लिए एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके अपनी चिंता व्यक्त की
कि इनको जो है लंबे समय तक जेल में रखा गया। अब ये बताइए इसके लिए कांग्रेस पार्टी का क्या विचार है? कभी आया आपने सुना? कभी नहीं सुना। सुनेंगे तो भी वो मुल्ला मेयर के सपोर्ट में सुनेंगे और उमर खालिद के सपोर्ट में ही सुनेंगे। ये भारतीय संविधान ने उनको जेल में रखा है भाई, और भारत के खिलाफ उन्होंने जो नारे लगाए थे, जो कृत्य किए, उसके लिए उनको जेल में रखा गया है। तो रत्नाकर जी वो तो कह रहे हैं कुछ आपने प्रूव ही नहीं करवाया अब तक, इतने दिनों से रखा हुआ है, कुछ प्रूव नहीं करवा पाई सरकार, अभी तक चल रहा है वो। नहीं तो कोर्ट में सरकार ने प्रूफ नहीं कर पाया तो मतलब इनको जमानत भी मिल गई होती। लेकिन कहीं ना कहीं वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसका कोई सवाल नहीं। उसकी न्यायिक प्रक्रिया। मोहिंदर जी बहुत सिलेक्टिव हैं आप लोग। सब प्रूफ इकट्ठा। मोहिंदर जी आपको हिंदू डजंट मैटर फॉर कांग्रेस, ये आरोप है रत्नाकर जी का। रत्नाकर जी मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे बीच में अब ना बोले। देखिए जनाब रोहित जी, उमर खालिद के बारे में न्यूयॉर्क से कोई क्या कह रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया साफ है। ये सरकार आंतरिक मामलों में इस तरह से किसी विदेशी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी खुला रूप से बोले आज मीडिया के सामने। क्या फर्क अब आप मैं बोलूं सर? बोलिए बोलेंगे। ठीक है, बोलिए, जल्दी बोलिए, मेरे को क्लोज करना होगा। देखिए रत्नाकर जी और रोहित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरेआम बोलता हूँ, आज कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेदार पोस्ट के साथ जी विदेश मंत्रालय के जो काम है, रक्षा मंत्रालय के जो काम है, वो भारत सरकार करेगी। किसी भी भारत के संदर्भ में किसी अंदरूनी मामले में किसी बाहरी का दखल देना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बताइए रत्नाकर, ये सरकार देखो इससे वादा। रत्नाकर जी आप, मैंने माइनॉरिटी का मतलब क्या कहा? आप अभी आपने कहा देखिए कांग्रेस का मतलब मुसलमान। रोहित जी, अरे आप कौन होते हैं? मोहिंदर जी के विचार अलग है, बीजेपी कौन होती है हमें कहने वाली? तो मैं कह रहा हूँ मोहिंदर जी को थोड़ा ऑफर कर दीजिए आप। आपको लग रहा है उनके विचार आपके वाले हैं, बुला लीजिए। मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। योगी जी चाहेंगे कि हमारे संघ के परिवार के जो विचार हैं, जो राष्ट्र के विचार हैं, जो हिंदुत्व के विचार हैं, उनके साथ जुड़े। ये भी भारतीय है, भारत को मजबूत बनाने का काम करें। रोहित जी देखिए आपको याद होगा 1980 में आरएसएस ने संजय गांधी और कांग्रेस का साथ दिया, इंदिरा गांधी को वापस लाने में आरएसएस की बड़ी भूमिका रही। ठीक है, आज भी कहता हूँ, और आरएसएस कांग्रेस के साथ आएगी। ये लिखवा लीजिए, आरएसएस कांग्रेस के साथ आएगी। डन, बीजेपी इज फिनिश नाउ। आरएसएस इतनी नहीं चिपटती बीजेपी के, जितनी बीजेपी आरएसएस को चिपटती है। योगी जी साहब मुझे कंक्लूड करना है। बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है। योगी जी आपने सुना, योगी जी देखिए वो तो कह रहे हैं कि हम आरएसएस के विचारों के साथ भी हैं। मोहिंदर जी ने तो कह दिया आरएसएस कांग्रेस के साथ आएगी। जब इतना बड़ा बदलाव देश देख सकता है तो योगी जी आपको क्या, आप रिजवी साहब अगर इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो रिजवी साहब को एक साथ लाइए ना, आप दोनों साथ में आइए ना। नहीं हो सकता ऐसा पुरी साहब? हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और आप ही लोग करते हैं, और आप लोग जो कहते हैं वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। देखिए वसुदेव कुटुंबकम में तो हम बहुत पहले से विश्वास करते हैं। 1947 के पार्टीशन के बाद हम लोगों ने गले लगाया ना भाई, लगाया। गले ना लगाया होता तो आज इनकी स्थिति भारत में क्या होती सबको नजर आता। हमने गले लगाया। इनकी सेवैयां भी खाई बैठकर ना, लेकिन सेवैयां खाने के साथ साथ क्या हो गया, जिनको गले लगाया उन्होंने गले काट दिया। अब मैं थोड़ा आगे बैठता हूँ उस पे। महेंद्र प्रकाश जी ने बड़ी अच्छी बात बोली संघ को लेकर। मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नेशनल चैनल पर बैठकर संघ चालक जी का समर्थन कर रहा है। देखिए महेंद्र प्रकाश जी, आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, आपका खून भी एक है, मेरा खून भी एक है। आपके घर में भी बेटी है, मेरे घर के अंदर भी बेटी होगी, लेकिन मैं हिंदू होने के नाते आपके साथ खड़ा हूं और हिंदुत्व के नाते आपको भी साथ खड़ा होना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी कांग्रेस के गले की हड्डी बन गए हैं। अब ना निगले जा सकते हैं ना बाहर फेंके जा सकते हैं, तो बेचारों मजबूरी हो जाती है, आगे बोलना तो पड़ेगा ही ना। और जहां तक रिजवी साहब आपकी बात है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, संघ की शाखा में आइए, संघ को समझने का प्रयास कीजिए। मुझको लगता है आपके जीवन में अमूल चुक परिवर्तन आएगा। राष्ट्रवादिता, राष्ट्रवाद क्या था आपको समझ में आएगी। केवल एक पंथ को लेकर आगे मत बढ़ो, एक विचार को लेकर मत आगे बढ़ो। बचपन में बड़ी रामलीला गया, के सिद्धांत को आप लोग मानिए, मेरी विनती है। ठीक है योगी जी, रिजवी साहब कंक्लूड कीजिए। रिजवी साहब कंक्लूड करेंगे। रिजवी साहब, योगी जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। रोहित जी कई सारी बातें आ गई और मुझे बहुत देर में आपने वक्त दिया। कांग्रेस और बीजेपी को आपको बड़ा मजा आता है और बड़ी अच्छी बात भी है, दोनों जिम्मेदार हैं, एक प्रिंसिपल अपोजिशन है और एक रूलिंग पार्टी है, तो बहुत अच्छा है। खैर उनको बोलने का हक भी है, वो जिम्मेदार लोग हैं।
लेकिन आप बताइए साउथ स्टेट में सिर्फ 2 स्टेट की अगर जमीन देख लेंगे तो तमाम जो औकाफ है उनके बराबर हैं। इनको जाकर के जांच कर ले, और ना हो तो जैसे वक्फ की जांच करा रहे वैसे तमाम जो मठ हैं उनकी भी जांच करा ले। नंबर 1, ये जो प्रोपगंडा कर रहे हैं, इतनी जमीन है, पूरे देश में 6 लाख मस्जिदें हैं और 1 लाख से ज्यादा कब्रिस्तान है और खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, और ये सब वक्फ में आती हैं। तो इसलिए ये प्रोपगंडा के जमीन पे कब्जा करके और ये वो आ जाइए और आ जाइए एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा लीजिए रोहित जी। करने के लिए अपने को बात भूमि करना चाहते हैं, 1 मिनट इस तरह मत कीजिए, बहुत अच्छी डिबेट करा रहे हैं रोहित जी। वृद्धाश्रम बनाने के लिए कंक्लूड करना है, कुछ अच्छी बात आ जाए निकल के आखिरी कुछ सेकंड से मेरे पास। रिजवी जी प्लीज कंक्लूड। 5 की पड़ताल कर रहे हैं, इसलिए मैं पड़ताल पे बात कर रहा हूं। मैं बोला नहीं, मैं बीच में नहीं बोला, तो रोहित जी आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, इनकी आवाज ही नहीं आ रही मेरी। प्लीज रिजवी जी कंक्लूड कीजिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए और उसमें किसने कितना क्राइम किया है वो देख लीजिए। आप पता कर लीजिए ना किसने कितने क्राइम किया है, किसने इसमें कितना तूक जिहाद है, कितना लव जिहाद है, कितना क्या है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए और कितना उसमें मुस्लिम है और कितने उसमें गैर मुस्लिम है। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ा है रिजवी साहब बहुत ही माफी के साथ अगर आपको ये लगा ना कि मैंने कम वक्त दिया, यकीन मानिए मैं आपको और वक्त दूंगा, इस पर मैं लंबी बात करूंगा, आगे भी आपसे मैं जुड़ूंगा रिजवी साहब और योगी जी आपके साथ भी। फिलहाल आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन होल एंड सोल इतना ही है कि परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सामाजिक स्तर पर परिवार में जो संवादहीनता की बात भागवत जी ने कही है, उस सब ने उस बात को यहां पर इंडोर्स किया है। आज 5 की पड़ताल में इतना ही। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। 5 की पड़ताल में इतना ही। नमस्ते।